बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर। ये मेरे बैक पे आपको जो रोशनियाँ जगमगाती लेज़र लाइटें घूमती नज़र आ रही हैं, ये कौमी असम्बली की बिल्डिंग है। अंदर कड़मास पड़ा मचा हुआ था, इसलिए मुझे अपना अलग से व्लॉग करने के लिए बाहर आना पड़ा। और नाज़रीन, PTI के सैनिटर्स दो जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, और यकीनी तौर पर वो वोट भी, जैसे PTI के खुद अरकान ने कहा था कि वोट गवर्नमेंट को देंगे, उनके वोटों की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि अख्तर जान मेंगल साहब की पार्टी के दो सैनिटर्स ने हुकूमत की पूरी सहूलतकारी कर दी है। अख्तर जान मेंगल साहब की बात सुने, उनकी बातें सुने, उनके इंटरव्यू सुने, तो यही कहा, उस पर रिएक्शन खाली इतना ही दिया जा सकता है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। क्योंकि उन्होंने जितनी वो बातें करते हैं आइन की बालादस्ती की, कानून की बालादस्ती की और जमहूरियत की, वो सारा कुछ अपने दो सेंटर्स को तो कंट्रोल कर नहीं सके। और सारा दिन ये कहते रहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, जी फ़ौज को कंट्रोल करना पड़ेगा, बलूचिस्तान में ये कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल करना है, लेकिन अपने दो सेंटर्स उनसे जो है ना वो संभाले नहीं जाते। बाकी उन्होंने क्या किसी को संभालना है। इसी वजह से शायद हालत उनकी ये हुई है बलूचिस्तान में कि पब्लिकली वो कोई मूवमेंट भी नहीं कर सकते, कोई एक जलसा करने की पोजीशन में वो नहीं है, क्योंकि पता लोग नहीं आएंगे। सरदार हैं, ज़ाहिर है अपने मज़ार शरीफ को बुला तो लेंगे, लेकिन पब्लिकली वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। नाज़रीन, तरमीम तो चलें मंजूर हो गई, अब यहाँ से हो गई है तो कौमी असम्बली से भी हो ही जानी है, ये तो क्रिस्टल क्लियर बात है। इसके ऊपर बात करना ज़्यादा वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ ही होगा। अब नाज़रीन आते हैं असल मामले की जानिब। तरमीम तो हो गई, अब ये कौमी असम्बली से पास हो जाएगी, फिर सदर इसको कल तक, ये हो सकता है आज रात को ही ईवान सदर चली जाए और ईवान सदर से इसकी मंजूरी हो जाए, और फिर कल इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए। गज़ट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पार्लिमानी कमेटी बन जाएगी, जो पार्लिमानी कमेटी तयन करेगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नया कौन होगा उसका। ये सारे हैं नाज़रीन इस आइनी तरमीम के असरात। अब असरात के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तरमीम तो हो गई, ये तो मामला ख़त्म हो गया, असरात इसके क्या हैं, इसके नताइज क्या हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि आइनी तौर पर जो इन्होंने अभी तरमीम की है, उसके नतीजे में 22 अक्टूबर तक, जो 22 अक्टूबर की रात 12 बजे तक जो कमेटी होगी 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी, वो पाबंद होगी नए चीफ जस्टिस का नाम भिजवाने के लिए। उसके लिए सारा प्रोसीजर, जो प्रोसीजरल काम है, वो कल हर हाल में मुकम्मल करना है गवर्नमेंट को, ताकि कमेटी नोटिफाई हो जाए 21 तारीख को, और वो 22 तारीख तक यानी 3 दिन पहले तक अपना काम मुकम्मल करके भिजवा दें। क्योंकि 22 की भी अगर रात 12 बजते हैं नाज़रीन, 23 हो जाएगी, फिर पीछे दिन रह जाएंगे 2, तो ये कल का ही दिन है मेरे हिसाब से, जिसमें सारा उन्होंने प्रोसीजर अपना मुकम्मल करना है और नाम रिकमेंडेशन 3 दिन पहले यानी कि 22 तारीख तक हर हाल में भिजवाने हैं। अब असल गेम शुरू होने वाली है। असल गेम क्या शुरू होने वाली है नाज़रीन, कि अब आएगा मामला कि अगर तो ये कमेटी, वैसे तो मौलाना ने जिस अंदाज में सहूलतकारी कर दी है इनकी मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए, तो 2-3 सिनेरियोज अब बन रहे हैं। पहला तो ये सिनेरियो है नाज़रीन कि मंसूर अली शाह साहब अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे, जिस तरह कि उनका रास्ता रोकने के लिए, लेकिन मेरी नज़र में मंसूर अली शाह बहाना है, जस्टिस मुनीब अख्तर असल निशाना है। मंसूर अली शाह साहब को अगर फ़र्ज़ करें चीफ जस्टिस ये कमेटी बना भी देती है, ऐसे बिलावल ने आज हिंट भी दिया, चलें अगर उनको बना दिया जाता है, उसके बाद क्या होगा, तरमीम ऑब्वियसली चैलेंज होगी। कल हामिद खान साहब ने 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वो ना सिर्फ इसको चैलेंज करेंगे बल्कि सड़कों पे वकला इस हवाले से एहतजाज भी करेंगे, कन्वेंशंस भी करेंगे। उन कन्वेंशंस के ऊपर मैं आगे चल के बात करता हूँ कि उसमें मुमकिन नतीजा दूसरी साइड पे जब हम बताएंगे उसमें क्या हो सकता है। होगा ये कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस तो बन जाएंगे, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऐसे ही होंगे मुकम्मल बेख्तियार किस्म के, क्योंकि जो तरमीम आई है उसके नतीजे में जो इंपॉर्टेंट बेंचेस हैं, वो बेंचेस अब मंसूर अली शाह साहब तो बना नहीं सकेंगे, ना वो कमेटी उस अंदाज में बना सकेगी। कमेटी सिर्फ रूटीन के बेंचेस बना सकेगी, और जो आइनी कानूनी मामलात के नुकात के होंगे केसेस, वो सारे के सारे चले जाएंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जुडिशल कमीशन एक आइनी बेंच बना देगा, और वो आइनी बेंच ही फिर जो बनेगा या बनेंगे एक से ज़्यादा, वो तय करेंगे कि कौन से केसेस जो हैं वो जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा और जिसमें आइन या कानून की किसी शे की तशरीह इन्वॉल्व होगी, वो फिर वो लोग डिसाइड करेंगे। हाई कोर्ट से किसी आइनी नुक्ते के ऊपर अपील आएगी, फिर वो उस बेंच ने सुनना होगा। तो शाह साहब प्रैक्टिकली बन भी जाएँ तो वो एक कह लें कि इस किस्म के चीफ जस्टिस होंगे जो अपनी मर्जी से फुल कोर्ट भी तश्कील नहीं दे सकते होंगे, क्योंकि इस आइनी तरमीम से नाज़रीन अब हुआ क्या है। पहली बात, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके ऊपर मैं आगे चल के बात करता हूँ। उनका चहीता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून, उसके बाद उसका ऑर्डिनेंस, ये सारे का सारा अब गैर मौसर कर दिया गया है। खुद इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जिनको उस तक बहुत ज़ोर से जमहूरियत आई हुई थी, बंदयाल साल के खिलाफ वो
एक के बाद एक लेटर लिख रहे थे, एक के बाद एक वो नोट्स लिख रहे थे कि किसी अदालत के अंदर बैठ के रिमार्क्स दे रहे थे कि जी किसी तरीके से बस ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मंजूर हो जाए और उसके बाद जो है मैं कमेटी में शामिल हो जाऊँ, मैं बेंचेस बनाने में आ जाऊँ, मैं काजी साहब को रेस्क्यू कर लूँ। अब उनको रेस्क्यू करने के लिए पता नहीं कोई अवेलेबल भी होगा या नहीं जब उनके ऊपर बात आ रही है। तो दूसरा नाज़रीन उसका मामला ये है कि अब क्योंकि जो आइनी मामलात के ऊपर जो फैसला दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मखसूस नशिस्तों का भी मामला है, तो अब जो रिव्यूज़ आएंगे वो रिव्यू भी वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये कहते हैं कि सेम बेंच सुना करेगा या ऑथर जज लाजमी होगा, सेम नंबर ऑफ बेंच होगा। अब वो रूल्स सारे हो गए हैं डिसफंक्शनल। जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर डिसफंक्शनल हुआ है कि 3 रुकनी कमेटी बनाती थी और अगर आइनी कानूनी मामला अगर हो इंटरप्रटेशन का तो 5 रुकनी बेंच मिनिमम बनाया जाता था। अब वो कमेटी का वो इख्तियार वो कानून उस हद तक गैर मौसर हो गया है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी गैर मौसर हो गए हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ 3 रुकनी जजेस कमेटी अगर बाकी बची भी तो वो सिर्फ बचेगी इसलिए कि रूटीन के बेंचेस बनाने के लिए कि कौन सा जज कहाँ बैठेगा, कौन सा जज कहाँ नहीं बैठेगा, उनके सामने केसेस कौन सा फिक्स हो रहे हैं, ये भी ज़ाहिर है वो कागज़ों में तो सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करती। प्रैक्टिकली सारा कुछ कह लें कि सारा चीफ जस्टिस या वो कमेटी के उस पर ही आ रहा होता है। इसका एक हिंट भी हमने आपको दिया था कि जैसे चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने कहा कि मैंने एक अहम केस लगने नहीं दिया था, वो लगने क्यों नहीं दिया था, वो असूलन तो कमेटी ने लगाना, लेकिन वो एजेंडे में ही नहीं आने दिया गया था। अब तो खैर वो सारे मामलात ही ठिशन ठुश हो गए हैं क्योंकि वहाँ से मामला अब कमेटी के हाथ से निकल गया है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी गैर मौसर हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट को बिठा के अपने रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा आईन में होने वाली इस तरमीम की रोशनी में। और इस आईनी तरमीम का क्रेडिट कोई मौलाना को दे रहा है, कोई बिलावल भुट्टो को दे रहा है, कोई किसको दे रहा है। मेरी नज़र में इसका वाइड क्रेडिट जो जाता है वो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को जाता है क्योंकि वो 1 साल से मेहनत कर रहे थे इस तरमीम को मंजूर कराने के लिए और बंदे पूरे करने के लिए। कभी वो रिकाउंटिंग के नाम पर सीटें नून लीग को जा रही हैं, 63 का रास्ता खोला गया कि पार्टी के खिलाफ भी जाके वोट दे दो, बंदे तोड़े गए, गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लग रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को उठा लिया गया। अब जैन कुरैशी के बारे में कहा जा रहा है कि वो फैमिली के प्रेशर में हैं और वो शायद वोट कौमी असम्बली में वोट कर दें क्योंकि वहाँ पे बंदे ज़्यादा चाहिए होंगे इनको, सिर्फ मौलाना से भी काम नहीं बनना। तो ये सारा कुछ है। तो इसका क्रेडिट बिलावल को और मौलाना को नहीं, अख्तर जान मेंगल को भी जाता है, इतना नहीं लेकिन जितना चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को जाता है। अच्छा, बाकी आती नाज़रीन के दूसरे असर की जानिब। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि कमेटी कहती है नहीं जी हमने मंसूर अली शाह में कबूल नहीं है, ये आके कुछ भी कर सकते हैं, जैसे इलेक्शन खोल सकते हैं, किसी रूटीन के केस में कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी ठीक है, कुछ भी हो सकता है। या उनको ये भी हो सकता है कि जिन जजों पे हम तकिया करें वो हवा देने लग जाएं, इसलिए वो शाह साहब को सिरे से काउंट ही नहीं करते। वो कह देते हैं जी हम याहिया अफरीदी साहब को बनाते हैं। अब एक सिनेरियो ये कि याहिया अफरीदी साहब वो कबूल कर लें ओहदा, दूसरा ये कि मुतनाज़ा सा एक ओहदा होगा, वकला भी एहतजाज कर रहे होंगे, सियासी तौर पर भी मुखालफत होगी, पब्लिक भी ऑन नहीं करेगी उस पर, ऐसे सुप्रीम कोर्ट को एतमाद नहीं करेगी उस पर। तो याहिया अफरीदी साहब पब्लिक प्रेशर के आगे सरेंडर करें और वो कहें कि यार मैं नहीं ऐसा ओहदा लेता। फिर आ जाएंगे अमीनुद्दीन खान साहब जो गालिबन ऑलरेडी तैयार बैठे होंगे, वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। अगर वो भी रिफ्यूज़ करते हैं तो जमाल मंदोखेल साहब बन जाएंगे। ये दोनों ही वैसे लोगों से दुआएं करा रहे थे कि जी हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। वो लगता है उनकी दुआएं कबूल होने का टाइम आ गया। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन सबसे इंटरेस्टिंग गेम पड़ेगी, वो ये पड़ेगी कि क्या मंसूर अली शाह साहब रिज़ाइन करेंगे क्योंकि उनसे जूनियर जब चीफ जस्टिस आ जाएगा, रिज़ाइन करेंगे या नहीं, मुनीब अख्तर साहब रिज़ाइन करते हैं या नहीं करते, या अफरीदी साहब रिज़ाइन करते हैं या सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहते हैं, और सबसे बढ़कर सीनियर प्यूनी जज कौन होगा, सीनियर तरीन जज। जैसे अब एक मॉडल हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट का आ गया जिसको आइडियली फॉलो करके सुप्रीम कोर्ट लाया गया उस मॉडल को। वो मॉडल क्या है कि आलिया नीलम साहिबा को नीचे से प्रमोट करके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। अब जो 2 सीनियर जजेस थे उनके बाद, उनसे पहले, वो दोनों भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। रिटायरमेंट उन्होंने नहीं ली, इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन वो सीनियर प्यूनी जज भी आलिया नीलम साहिबा के जो जूनियर थे वो हैं। ये दोनों सीनियर प्यूनी की कैटेगरी में भी नहीं आते। इनकी सीनियरिटी अब कागज़ों में तो रहेगी लेकिन ये लोग प्रैक्टिकली अब किसी चीज़ का हिस्सा बनेंगे या नहीं। और अगर बिलफर्ज ये दोनों रिज़ाइन कर देते हैं, और मैंने आता हूँ वकला तहरीक की जानिब जो आज़म जो हामिद खान साहब ने कल कहा है, वैसे तो क्योंकि आज फौरी उनको ऐलान कर देना चाहिए था, मामला करना उठाना चाहिए था, लेकिन वो अभी सेनेट में है। तो करने वाली चीज़ ये जो एक प्रैक्टिकल चीज़ है ना, वकीलों की आदत होती है डेट बहुत लेने की और टाइम आगे देने की। तो फ़लाँ दिन को कर लें, फ़लाँ डेट को कर लें, लोग मर रहे होते हैं, जल्दी से इनको डेट लेने की पड़ी होती है। तो यहाँ भी उन्होंने कल दिन 1 बजे का टाइम दिया, हालांकि वो एक काम सुबह 9:30 बजे भी कर सकते हैं,
और कल जब बल्ले के निशान वाला केस होना है, मैं उसके पहले भी ये कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने शायद पूरी अपनी वकला की आदत इकट्ठी करनी है, आबिद ज़ुबैरी साहब और दीगर जो उनके चीदा लोग हैं उनके साथ, इसलिए उन्होंने 1 बजे का टाइम रखा है। अब नाज़रीन वो करेंगे कन्वेंशन पूरे मुल्क में जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में होते थे। फिर क्या होगा, मंसूर अली शाह को इन्वाइट किया जाएगा, वो जाएंगे कन्वेंशन में खिताब करेंगे, मुनीब अख्तर साहब को बुलाया जाएगा, वो जाएंगे कन्वेंशन में खिताब करेंगे, उससे एक पब्लिक प्रेशर बनेगा, एक माहौल बनेगा, और शायद वो कच्चे चट्टे खोलें जो सारी उनसे डील करने की बातें होती रही, जिनको प्रेशराइज़ किया जाता रहा या उनसे रब्ते की कोशिश होती रही। फिर शायद मंसूर अली शाह साहब वो सारी ये कहानियाँ खोलें, मुनीब अख्तर साहब वो सारी कहानियाँ खोलें कि क्यों वो इलेक्शन के ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके थे बेंच का हिस्सा होते हुए भी, और क्या क्या मजबूरियाँ थी, क्या क्या प्रेशर्स उनके सामने आए थे। याहिया अफरीदी साहब तो पहले बड़े एक्टिव थे। नाज़रीन आपको मैं बता दूं कि याहिया अफरीदी साहब ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का जो मुकदमा चला था उसमें वो को पटिशनर थे, यानी कि शरीक दरख्वास्त गुजार थे। इसी वजह से जब वो केस सुनने लगे थे, ये उनको जज मुकर्रर किया गया था आर्टिकल 6 वाली स्पेशल कोर्ट का, उनके ऊपर एतराज़ हुआ था, उन्होंने फिर एतराज़ मंजूर करते हुए खुद को इस कोर्ट से अलग कर लिया था कि वो तो ऑलरेडी मुशर्रफ के खिलाफ दरख्वास्त गुजार रहे हैं, तो जज कैसे बन सकते हैं। तो वो तो पहले से उनकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस इस किस्म की है। तो इन जजेस ने जब पब्लिक में आना है तो फिर एक नया शुगल कहने लगेगा, नया तमाशा लगेगा। तरमीम बहरहाल हो चुकी होंगी, ये चैलेंज भी होंगी, अगर चैलेंज होती हैं तो वही पार्लिमानी जो कमेटी पर मुश्तमिल जो एक जुडिशल कमीशन होगा वो तय करेगा कि किस ने बैठ के हमारी तरमीम को सुनना है। अब अगर थोड़ी सी बात करें कंपोजिशन की, तो शाह साहब, मुनीब साहब, याहिया साहब, इन सब को बाहर निकाल दें, क्योंकि इनमें से किसी को भी बेंच में मेरा ख्याल नहीं डाला जाएगा कमीशन की जानिब से। हेड करवा देंगे ये अमीनुद्दीन खान साहब को, उनके बाद आएंगे जमाल मंदोखेल साहब आ जाएंगे, नईम अख्तर अफगान साहब इसमें आ जाएंगे, मुसरत अली साहब आ जाएंगी, 4 ये हो गए, और उसके बाद अब ज़ाहिर काजी साहब के बाद तैनाती भी होनी है, सुप्रीम कोर्ट में जगह भी खाली होगी। तो ये तकरीबन कह लें कि 5 या 7 रुकनी बेंच बना देंगे, गालिबन 5 रुकनी बना देंगे, एक आध मोहम्मद अली मजहर साहब को या किसी को डाल देंगे, तो 5 रुकनी बेंच बना के मेजॉरिटी वो कोशिश करेंगे मतलब अपना बाबा ऊपर रखें, तो ताकि अगर कोई फैसला होता भी है तो वो उसको कैटर किया जा सके। लेकिन फिर मामला आएगा नाज़रीन इंट्रा कोर्ट अपील का, कि जब 184(3) की ये दरखास्त होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, फिर इंट्रा कोर्ट अपील में ये सारे जजेस नहीं हो सकेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, वो उसके नीचे लॉ मौजूद है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जब तक ये उसको रिपील नहीं करते या उसको अमेंड नहीं करते कि वो जजेस नहीं सुन सकते केस अपील में, तो तब तक ये इनके लिए मुश्किल ज़रूर पेश आएगी। तो अगर पहली फेज़ में आईनी तरमीम का कदम ना हुई तो दूसरे फेज़ के अंदर शायद जब ये सब जजेस नहीं होंगे तो ज़ाहिर है इनको निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना पड़ेगा, तो 5 से ऊपर ही बनाना पड़ेगा, 7 बनाने पड़ेंगे, तब जाके शायद ये आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस शाहिद वहीद और दीगर जो जजेस हैं जो इस वक्त मखसूस सीटों में अक्सरियत वाले 8 जजेस अतर मिनल्ला साहब वगैरह ये उसमें शामिल हों, तब इम्कान है कि आईनी तरमीम के हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला ऐसा आ जाए कि इसको कलअदम करार दिया जा सके, या कम अज़ कम जो मुतनाज़ शिकें इसमें चीफ जस्टिस की तकर्री और इस हवाले से हैं कि पार्लियामान अब ये तय करेगी बेंच कौन बनाएगा, पार्लियामान ये तय करेगी चीफ जस्टिस कौन होगा। अपनी दाढ़ी जो पार्लियामान खुद कहती है हमने अदालत के हाथ में नहीं देनी, वो अदालत की दाढ़ी अपने हाथ में ली हुई है। इसकी हद तक शायद कुछ अहकामात ऐसे आ जाएँ जिनको कलअदम किया जा सके। ये सारे वो सिनेरियोज़ हैं जो मैंने कहा आपके सामने रखना ज़रूरी हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद तफसीलात के साथ भी आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।